पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि बर्फ नीचे गिरती है लेकिन जमीन पर नहीं टिकती, बल्कि सुमिंग की पहाड़ी पर इकट्ठा होकर मोटी बर्फ की परत बन जाती है। बर्फीले तूफान में दूर से एक लड़का और लड़की का फिगर दिखता है। दोनों हाथ में हाथ डाले बर्फ में चलते जा रहे हैं, जैसे उम्र भर साथ चलना चाहते हों जब तक बाल सफेद ना हो जाए। अब आगे। बाहर बहुत कोल्ड है, बर्फ गिर रही है। एक बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन, बर्फ में बैठा है। वो गहरी सांस लेता है और नीचे जमीन की तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट है। ओल्ड मैन सोचता है ये बच्चा सच में दूसरी बर्जरकर मार्क को महसूस कर रहा है। ओल्ड मैन खुद से बोलता है, पहली मार्क थी स्काई मार्क, दूसरी है स्नो मार्क। ये बर्फ आसमान से गिरी लेकिन जमीन पर है, मतलब ये आसमान और धरती के बीच में है। ऐसी मार्क बहुत रेयर होती है। फिर ओल्ड मैन समझाता है बर्जरकर मार्क असल में आत्मा को दिखाती है। ज्यादातर लोगों की मार्क्स नॉर्मल होती हैं, पर इस बच्चे की पहली मार्क थी मून, और वो मून कोल्ड नहीं थी बल्कि आग जैसी थी। इसका मतलब है कि फायर मून का इसके जीवन में बहुत असर है। ओल्ड मैन आगे कहता है, जब यह बच्चा ट्रांसेंड हुआ तो उसने फायर मून को महसूस किया। दूसरी मार्क बर्फ जैसी कोल्ड है, लेकिन यह भी अचानक नहीं आई। इसमें कोई गहरी फीलिंग छुपी है। ओल्ड मैन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर दो लोगों को बर्फ में हाथ पकड़कर चलते देखता है। वो बहुत देर तक देखते रहता है। ओल्ड मैन सॉफ्टली बोलता है, मून मार्क प्यार की वजह से आई, स्नो मार्क भी प्यार की वजह से आई। अगर ये बच्चा मेरा शिष्य बन गया तो ये मेरी भी किस्मत होगी और उसकी भी। फिर ओल्ड मैन अपनी आंखें बंद करता है, माथे पर हाथ रखता है और गंभीरता से बोलता है, अब मैं टाइमलेस क्रिएशन का यूज नहीं कर सकता, लेकिन यह बच्चा इतना खास है कि मैं अपनी एक सील तोड़ने को तैयार हूं। ओल्ड मैन के हाथ की उंगली से नीली रोशनी निकलती है जो उसके पूरे शरीर में फैल जाती है। उसके पीछे खून का समुंदर भी नीला हो जाता है। एक पत्थर की मूर्ति भी नीली चमकने लगती है। ओल्ड मैन जोर से जमीन की तरफ इशारा करता है और बोलता है, एंशिएंट्स वर्ड्स, 3 टाइमलेस क्रिएशंस, बका, टॉरियस, ब्राटोस। जैसे ही वो बोलता है, जमीन हिलने लगती है और एक जादुई दुनिया बन जाती है। ओल्ड मैन के चेहरे पर 3 अजीब से निशान बन जाते हैं, एक कछुए के खोल जैसा, 1-2 सींगों वाला बैल और एक सूखा पेड़। हर निशान में एक तलवार घुसी है, उनमें से एक तलवार नीली चमक रही है। अब कहानी सुमिंग पर आती है। सुमिंग बर्फ से ढकी गुफा में बैठा है। पूरा शरीर बर्फ से ढका है। उसके चारों तरफ बर्फ के टुकड़े हैं। वो हिलता डुलता नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर अकेलापन और उदासी साफ दिखती है। सुमिंग के सामने पहले एक झील थी, अब वहां एक बड़ा सा बर्फ का शीशा, आइस मिरर है। सुमिंग शीशे के सामने खड़ा है और उसमें अपना चेहरा देखता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो आवाज उसकी आत्मा को अपनी तरफ खींच रही है। धीरे धीरे सुमिंग की सोच साफ होती है। अब वो अपने आप को एक बर्फीली जगह में देखता है जो उसे जानी पहचानी लगती है। सुमिंग चुपचाप बर्फ में चलता है। बर्फ इतनी ज्यादा गिर रही है कि वो आसमान में तारे नहीं देख सकता, बस बर्फ ही बर्फ दिख रही है। तभी दूर से किसी के हंसने की आवाज आती है, जैसे चांदी की घंटी बज रही हो। सुमिंग कांपता है, सिर उठाकर देखता है। सुमिंग हैरान होकर बोलता है, ये क्या है? वो जमीन पर जोर से पैर मारता है और हवा में उड़ जाता है। बर्फ उड़ती है और दूर उसे एक छोटा सा शहर दिखता है, जैसे कोई सोता हुआ जानवर हो। सुमिंग खुद से बोलता है, विंड स्ट्रीम, मडस्टोन सिटी। शहर के पीछे उसे एक पहाड़ दिखता है जो सील है। फिर वो दूसरी तरफ देखता है जहां जंगल है और 5 चोटियां हैं, जैसे किसी के हाथ की उंगलियां। सुमिंग सॉफ्टली बोलता है, डार्क माउंटेन। थोड़ा वक्त बीतता है, फिर से घंटी जैसी हंसी सुनाई देती है, अब पहले से पास। सुमिंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। सुमिंग दुखी होकर पूछता है, क्या मैं? वो सिर झुकाता है और देखता है कि एक लड़की बर्फ में उसकी तरफ आ रही है, हंसते हुए। लड़की के पीछे एक लड़का है जो थोड़ा बेवकूफ सा दिखता है लेकिन खुश है और लड़की के पीछे भाग रहा है। उनकी हंसी हवा में गूंजती है। लड़का लड़की को पकड़ लेता है और दोनों बर्फ में खेलते हैं। सुमिंग चुपचाप देखता है। वो लड़के की मासूमियत, उसकी आंखों की चमक और उसके चेहरे को देखता है जिस पर कोई निशान नहीं है। सुमिंग लड़की को भी देखता है। वो जंगली सी, आजाद और बहुत सुंदर है। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सपने हैं। सुमिंग सॉफ्टली पूछता है, क्या यह सपना है? उसका दिल दुखता है। उसका शरीर धीरे धीरे नीचे जमीन पर आ जाता है। वो लड़के के पास खड़ा होता है, पर वो दोनों उसे देख नहीं सकते। लड़की लड़के से पूछती है, सुमिंग, 10 साल बाद हम क्या होंगे? क्या हम ऐसे ही खुश रहेंगे? लड़की फिर पूछती है, क्या तुम अभी भी नाराज हो? लड़का जवाब देता है, नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। लड़की हंसकर कहती है, 10 साल बाद भी हम ऐसे ही खुश रहेंगे और तब तक मेरी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। लड़का एक्साइटेड होकर बताता है,
एल्डर ने बोला है कि मैं विंड स्ट्रीम ट्राइब में रहूंगा, ये वॉन्ग की तरह ट्रेनिंग करूंगा। शायद 10 साल बाद मैं ट्रांसेंडेंस रेल्म के पास पहुंच जाऊं। सुमिंग चुपचाप उनके पास बैठ जाता है, लड़की को देखता है और उसकी आंखों में प्यार आ जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों बच्चे हंसते हुए उठते हैं। लड़का लड़की को अपनी पीठ पर बैठा लेता है। लड़की शर्माते हुए सिर छुपा लेती है और दोनों दूर चले जाते हैं। लड़की धीरे से कहती है, तुम बहुत बेवकूफ लगते हो। पहले सुमिंग ये लाइन ठीक से नहीं सुन पाया था, पर अब वो पास खड़ा है तो सुन सकता है। सुमिंग खुद को रोक नहीं पाता। वो बच्चों के पीछे पीछे चलता है और विंड स्ट्रीम सिटी पहुंच जाता है। वो देखता है कि लड़की लड़के के ऊपर से बर्फ झाड़ रही है, मुस्कुराते हुए। लड़की शर्माते हुए कहती है, सुमिंग, 7 दिन बाद मेरे लिए बहुत खास दिन है। पहले मैं वो दिन अपनी दादी के साथ मनाती थी, इस बार मैं वो दिन तुम्हारे साथ मनाना चाहती हूं। ठीक है, ये प्रॉमिस है। सुमिंग के दिल में दर्द और बढ़ जाता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो पीछे हटता है, सीना पकड़ लेता है, जैसे दिल का दर्द रोकना चाहता हो। वो चुपचाप खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर दुख साफ दिखता है। सुमिंग सॉफ्टली खुद से दोहराता है, ये प्रॉमिस है, 7 दिन बाद, चाहे मैं कहीं भी हूं, चाहे कुछ भी कर रहा हूं, मैं जरूर तुम्हें ढूंढूंगा। सुमिंग के बोल और उस लड़के के बोल एक जैसे हैं, मगर अब उनमें उम्र और वक्त का फर्क है। लड़की शर्माते हुए भाग जाती है और सुमिंग हंसता है, लेकिन उसकी हंसी धीरे धीरे रुक जाती है और एक लंबी साई में बदल जाती है। सुमिंग सॉफ्टली साई करता है, समझ गया, असल में वो मैं ही था जो पछता कर आहें भर रहा था। सुमिंग सिर उठाता है और आसमान की तरफ देखता है, फिर आंखें बंद कर लेता है। जब वो फिर आंखें खोलता है तो अब वो मिरर वर्ल्ड में नहीं है, बल्कि बर्फ के शीशे के सामने खड़ा है। शीशे में एक सफेद फूल, स्नो फ्लावर दिखता है, जो बहुत सुंदर है और ऐसा लगता है जैसे उसमें जान हो। वो आवाजें जो सुमिंग को बुला रही थीं, अब उस फूल से आ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे सुमिंग ने जो कुछ भी देखा वो सब उस शीशे के सामने ट्रांस में आने की वजह से था। शीशे में एक धुंधली सी परछाई है जो अब साफ होती जा रही है। अब सुमिंग देख सकता है कि वो एक सफेद बालों वाला आदमी है। उस आदमी की मौजूदगी बहुत कोल्ड है। उसके सफेद बाल हवा में उड़ रहे हैं। उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं है, लेकिन वो सुमिंग जैसा ही दिखता है। वो आदमी सुमिंग को कोल्ड नजरों से देखता है। उसके माथे पर स्नो फ्लावर की मार्क है। उसने सफेद कपड़े पहने हैं। उसकी आंखों में दया नहीं है, बस कोल्डनेस है। सफेद बालों वाला आदमी धीरे से कहता है, जब तक तुम निर्दयी नहीं बनोगे तब तक दिल से इमोशन नहीं निकाल पाओगे। जब तक दिल इमोशन से खाली नहीं होगा तब तक वो कोल्ड नहीं बनेगा, और जब तक दिल कोल्ड नहीं होगा तुम इस दुनिया की कोल्ड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अपने इमोशंस को इस शीशे में छोड़ दो। जब पीछे मुड़ो तो उन्हें साथ मत ले जाना। सुमिंग को समझ नहीं आता कि यह सब सपना है या सच। वो सफेद आदमी उसे ऐसे देखता है जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला करवाना चाहता हो। आदमी, ओल्ड मैन, आसमान में सुमिंग की गुफा के बाहर बैठा है। उसकी आंखें चमक रही हैं, लेकिन अब उसके चेहरे पर चिंता भी दिखती है। ओल्ड मैन सोचता है, स्नो मार्क, सीमा शिन की बजकर मार्क भी स्नो मार्क थी। उस स्नो मार्क ने कभी पूरे फ्रीजिंग स्काई को हैरान कर दिया था। मुझे नहीं लगा था कि मैं वही मार्क फिर से देखूंगा। ओल्ड मैन गहरी सांस लेता है और सोचता है, यह बच्चा सच में कमाल है। इसने 2 अलग अलग बजरकर मार्क्स को महसूस किया। फायर मून को छोड़ दिया, अब स्नो मार्क। लेकिन स्नो मार्क वाला इंसान बहुत कोल्ड हो जाता है, अपनी फीलिंग्स और चाहते सब फ्रीज कर देता है। क्या यह बच्चा सच में ऐसा बनेगा? ओल्ड मैन चिंता में बोलता है, अगर इसने ये मार्क भी छोड़ दी और तीसरी मार्क महसूस नहीं कर पाया तो इसकी ताकत यहीं अटक जाएगी, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिना बजरकर मार्क के कोई भी बजरकर ट्राइब का असली मेंबर नहीं बन सकता। ओल्ड मैन सॉफ्टली बोलता है, अब इसे यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। अब सुमिंग गुफा में बैठा है। उसके दिल में एक आवाज गूंजती है, अपने इमोशंस को शीशे में छोड़ दो और जब पीछे मुड़ो तो उन्हें साथ मत ले जाना। सुमिंग सॉफ्टली खुद से पूछता है, क्या मैं सच में अपनी सारी यादें और प्यार इस शीशे में छोड़ सकता हूं? सुमिंग के चेहरे पर दर्द दिखता है। वो फिर से साई करता है, मैंने एक बार अपना वादा तोड़ा था। मैं अपनी यादें और प्यार नहीं छोड़ सकता। अगर मैं ऐसा करता हूं तो चाहे मुझे स्नो मार्क मिल भी जाए, क्या मैं फिर भी वहीं रहूंगा? सुमिंग अपनी आंखें बंद करता है और सॉफ्टली बोलता है, मून इन द लेक और फ्लावर इन द मिरर, ये सब इल्यूजन्स हैं, ये असली नहीं हैं, ये मेरी चॉइस नहीं है। सुमिंग आंखें खोलता है और जोर से बोलता है, मुझे न तो शीशे का फूल चाहिए न ही झील का छांद। जैसे ही सुमिंग ये बोलता है, बर्फ का शीशा चटकने लगता है और टुकड़ों में बंट जाता है। हर टुकड़े में वही फूल और सफेद कपड़ों वाला आदमी दिखता है। ओल्ड मैन आसमान से देखता है, सॉफ्टली बोलता है, फूल। लेकिन वो अब सुमिंग को रोकता नहीं, बस देखता है कि आगे क्या करेगा। ओल्ड मैन मन में सोचता है, ये बच्चा बोल्ड है,
अगर सच में तीसरी बर्जरकर मार्क जगा सका तो चाहे मेरा डिसाइपल न भी बने, मैं फिर भी इसकी मदद करूंगा। रात हो जाती है। आसमान में नीली और लाल रोशनी है। गुफा में सू मिंग के शरीर से सारी बर्फ गायब हो जाती है। अब वहां कोई कोल्ड नहीं है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ओल्ड मैन सॉफ्टली साई करता है। शायद अब यह नहीं कर सकता। फिर भी ओल्ड मैन वहीं बैठा रहता है, इंतजार करता है। सू मिंग अब भी गुफा में चुपचाप बैठा है। कोई नई बर्जरकर मार्क नहीं दिखती। ओल्ड मैन सोचता है, फायर मून इसलिए छोड़ी क्योंकि उसका ट्राइब आग की राह नहीं चलता और वो अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता। स्नो मार्क इसलिए छोड़ी क्योंकि वो मर्सिलेस और कोल्ड नहीं बनना चाहता। ऐसे लोग मेरी इनहेरिटेंस के लिए सही नहीं हैं। अब कोई टेस्ट की जरूरत नहीं। 3 दिन बाद ओल्ड मैन लंबी साई करता है, जमीन की तरफ देखता है और फिर रिग्रेट के साथ चला जाता है। जैसे जैसे वो जाता है, नीली और लाल रोशनी भी गायब हो जाती है। सू मिंग गुफा में आंखें खोलता है, सॉफ्टली बोलता है, आई फेल्ड। अब वो दीवारों को देखता है। चारों तरफ अंधेरा है। वो खुद से सोचता है, क्या 2 इतनी पावरफुल मार्क्स छोड़ना सही था? सू मिंग सॉफ्टली सोचता है, फायर मून मेरे ट्राइब की नहीं है। मुझे अपना ट्राइब छोड़ना पड़ेगा। मैं वो नहीं चाहता। स्नो मार्क चाहती है कि मैं अपनी सारी फीलिंग्स छोड़ दूं। वो भी मैं नहीं कर सकता। तो फिर पछताने की जरूरत ही नहीं। सू मिंग को लगता है कि जैसे ही उसने दोनों मार्क्स छोड़ी, उसकी ताकत भी कम हो गई। लेकिन वो इसकी परवाह नहीं करता, बल्कि खुद से सॉफ्टली पूछता है, मार्क आखिर है क्या? सू मिंग सॉफ्टली याद करता है, मार्क दिल का रिफ्लेक्शन है। हर किसी की अपनी होती है। एल्डर ने मुझे यही बताया था। सू मिंग सॉफ्टली मुस्कुराता है। लोगों को अपना दिल नहीं पता होता, इसलिए ट्रांस में जाते हैं ताकि असली दिल की बात जान सकें। बर्सर्कर मार्क असल में खुद को पहचानने का तरीका है। सू मिंग की आंखों में समझदारी आ जाती है। वो सॉफ्टली बोलता है, मैंने खुद को पहचाना तभी फायर मून और स्नो दिखी, लेकिन यह मेरी असली चाहत नहीं है। सू मिंग अपना दायां हाथ उठाता है। उसमें अजीब सी चमक है। वो अपनी उंगली को मुंह पर लगाकर काटता है। खून निकलता है। यह बर्जरकर ब्लड है। सू मिंग सॉफ्टली बोलता है, बर्जरकर ब्लड से अपनी मार्क बनाओ। सू मिंग बिना रुके अपनी उंगली माथे के बीच से ठुड्डी तक ले जाता है। पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन अपनी बाईं आंख के पास बनाता है। अभी भी ट्रांसेंडेंस की ताकत एक्टिवेट नहीं होती। सू मिंग सॉफ्टली बोलता है, यह ट्रांस से नहीं बल्कि खुद को पहचानने के बाद बनी है। तीसरी लाइन बनाता है। अब उसके चेहरे पर 3 खून की लकीरें हैं, लेकिन कोई साफ पिक्चर नहीं बन रही। सू मिंग सॉफ्टली बोलता है, यह फायर बर्जर्कर्स का मून नहीं है। चौथी, 5वीं लाइन बनाता है। सू मिंग सॉफ्टली बोलता है, यह स्नो भी नहीं है। अब उसके चेहरे पर कई लकीरें हैं, लेकिन कोई एक शेप नहीं बन रही। सू मिंग सॉफ्टली रुकता है, आंखें खोलता है और फिर अपनी उंगली से एक आखिरी लाइन खींचता है जो सारी लाइनों को जोड़ देती है। अब उसके चेहरे पर एक पहाड़ बन गया है, 5 चोटियों वाला डार्क माउंटेन। जैसे ही डार्क माउंटेन मार्क बनती है, सू मिंग के शरीर से ट्रांसेंडेंस की ताकत फूट पड़ती है। लाल धुआं उसके चारों तरफ फैल जाता है। वो मार्क अब जिंदा सी लगती है। अगर तियान शेजी ये मार्क देखता तो पहले साई करता, फिर हैरान रह जाता, क्योंकि ये माउंटेन मार्क सबसे बेसिक मार्क है। लेकिन सू मिंग की ये मार्क बहुत पावरफुल है। सू मिंग की शर्ट खुली है। वो अपनी उंगली से सीने पर और भी लाइनें बनाता है और हर लाइन के साथ वो अपना ट्राइब बनाता है। सू मिंग गुफा में बैठा है। उसे वक्त का पता ही नहीं चलता। वो सब कुछ भूल गया है, इवन फ्रीजिंग स्काई क्लैन में जाने का मकसद भी। उसके दिमाग में बस अपनी पुरानी यादें घूम रही हैं। सू मिंग की आंखों में पुरानी यादों की चमक है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान है, लेकिन साथ में थोड़ा दुख भी है। सू मिंग खुद को समझ नहीं पाता कि वो खुश है या दुखी। सू मिंग अपनी उंगली से अपने शरीर पर डार्क माउंटेन की आकृति बनाता है, जैसे उसके बचपन की झाड़ियां, घर, बाट, ऑल मेमोरीज। सू मिंग सॉफ्टली बोलता है, मेरी बर्जरकर मार्क, मेरी आत्मा। उसकी उंगली से गाढ़ा खून निकलता है, जिससे वो अपने शरीर पर मार्क बनाता है। डार्क माउंटेन, ट्राइब, जंगल, घर और जलती हुई आग, ऑल मेमोरीज। लेकिन ट्राइब में कोई लोग नहीं हैं, बस अकेलापन है। कई दिन बीत जाते हैं। सू मिंग का ब्लड पिक्चर पूरा होता जाता है। उसके अंदर और बाहर लाल धुआं, रेड फॉग घूमता है, जो उस पिक्चर में समा जाता है। आखिरकार सू मिंग की सारी ट्रांसेंडेंस की ताकत लाल धुआं बनकर उसके मार्क में मिल जाती है। अब वो मार्क उसके शरीर पर जिंदा सा दिखता है। माउंटेन, पेड़, घर सब साफ दिख रहे हैं। ये मार्क उसके घर का मार्क है। सू मिंग को पता नहीं कि इतनी कॉम्प्लेक्स मार्क बर्जर्कर ट्राइब में बहुत रेयर है। ये तीनों स्काई, अर्थ, वर्ल्ड कैटेगरीज में नहीं आती। अगर एल्डर तियन शेजी ये देखता तो हैरान रह जाता। इतनी कॉम्प्लेक्स मार्क या तो किसी का मजाक बन जाती है, या फिर अगर ताकत बढ़ गई तो बहुत शॉक कर सकती है। कुछ दिन बाद सू मिंग की उंगली रुकती है। वो अपनी आंखें खोलता है।
जैसे ही वो हाथ उठाता है उसके अंदर की ट्रांसेंडेंस की ताकत जोर से फूट पड़ती है। अब उसकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग है कि बाकी सब बजर्कर्स डर जाएं। सू मिंग के बाल बिना हवा के उड़ रहे हैं। उसके शरीर से लाल धुआं गायब हो जाता है, बस उसके अपर बॉडी पर घर का मार्क चमक रहा है। सू मिंग सॉफ्टली बोलता है, ट्रांसेंडेंस पा चुके बर्जर्कर्स अब खून की नसों को नहीं, बस अपनी मार्क को मजबूत करते हैं। मार्क ही उनकी असली ताकत है और अपनी नसों में बहते बर्जर्कर ब्लड से वो कमाल की ताकतें दिखा सकते हैं। सू मिंग को यह सब उसके एल्डर ने बचपन से सिखाया था। सू मिंग सॉफ्टली समझाता है, ट्रांसेंडेंस रेल्म के 4 स्टेज होते हैं, अर्ली, मिडिल, लेटर, पीक स्टेज। ट्रांसेंडेंस रेल्म से आगे बोन सैक्रिफाइस रेल्म में जाना ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म से ट्रांसेंडेंस रेल्म में जाने से भी ज्यादा मुश्किल है। सू मिंग अपनी मार्क को छूता है और सॉफ्टली बोलता है, बहुत से लोग ट्रांसेंडेंस रेल्म में ही रह जाते हैं, कभी बोन सैक्रिफाइस रेल्म तक नहीं पहुंच पाते। वो अपनी बजर्कर हड्डी को रिफाइन नहीं कर पाते और आखिर में पछतावे के साथ दुनिया छोड़ देते हैं। सू मिंग का चेहरा चमकने लगता है। उसकी मार्क लाल रोशनी से चमकती है, जैसे उसमें जान आ गई हो। उसकी ताकत अभी अर्ली स्टेज में है, लेकिन इतनी स्ट्रांग है कि मिडिल और लेटर स्टेज वाले भी हैरान हो जाएं। गुफा और पहाड़ हिलने लगते हैं, धूल उड़ती है। सू मिंग सॉफ्टली सोचता है, 99 ब्लड वेन्स के साथ ट्रांसेंड किया, अब मेरी ताकत कितनी है ये देखना है। वो हाथ खोलता है, तभी उसके हाथ में एक छोटी सी एंशिएंट बेल आ जाती है, हान माउंटेन बेल। सू मिंग बेल को देखता है, उसके चेहरे पर कोल्ड मुस्कान आ जाती है। सू मिंग सॉफ्टली सोचता है, सीमाशिन, अब मेरी ताकत और ये ट्रेजर, हम दोनों में कितना फर्क है। सू मिंग बेल को गायब करता है, आगे बढ़ता है और गुफा का दरवाजा टूट जाता है। वो बाहर निकल जाता है। पीछे से उसकी छोटी हरी तलवार खुश होकर आवाज करती है और फिर सू मिंग के माथे में जाकर छुप जाती है, एक सोर्ड मार्क की तरह। हिफंग डर के मारे कांप रहा है। सू मिंग के पीछे पीछे ऐसे चलता है जैसे कोई नौकर हो। उसने सू मिंग की पूरी ट्रांसेंडेंस देखी थी। अब वो सू मिंग से बहुत डरता और रिस्पेक्ट करता है। सू मिंग हवा में चलता है। अब उसका शरीर इतना हल्का है कि वो स्काई में उड़ सकता है। तेज हवा उसके बाल और कपड़े उड़ाती है। सू मिंग का डेस्टिनेशन है हान माउंटेन सिटी। सू मिंग सॉफ्टली अपने माथे को छूता है, मेरी मार्क अभी अधूरी है। जैसे ही उसने मार्क बनाई, उसे समझ आ गया कि मार्क अभी पूरी नहीं है। सू मिंग सॉफ्टली बोलता है, ट्रांसेंडेंस के दौरान मैं अपनी मार्क को ठीक कर सकता हूं और जब मार्क पूरी हो जाएगी तब मैं ट्रांसेंडेंस रेल्म में पीक स्टेज पालूंगा। अब वो अपनी मार्क को छुपा लेता है, सिर्फ पूरी ताकत लगाने पर। सू मिंग सॉफ्टली सोचता है, अभी अपनी बर्जर्कर मार्क की जल्दी नहीं है, मुझे पहले फ्रीजिंग स्काई क्लैन में जाना है और घर का नक्शा वापस लाना है। सू मिंग हिफंग की तरफ देखता है। हिफंग तुरंत डर के मारे झुक जाता है और जोर जोर से बोलता है, मास्टर, आपको ट्रांसेंडेंस और अपनी बजर्कर मार्क बनाने की बहुत बहुत बधाई। मास्टर, आप तो जन्म से ही खास हो, आप में गजब की ताकत और चमक है। हिफंग की बातें थोड़ी अजीब लगती हैं, लेकिन उसका डर और रिस्पेक्ट साफ दिखता है। जैसे ही सू मिंग भौहें चढ़ाता है, हिफंग चुप हो जाता है। सू मिंग सॉफ्टली कहता है, बस अब वापस आ जाओ। हिफंग तुरंत हां करता है और हरे धुएं में बदलकर सू मिंग के शरीर में घुस जाता है। लेकिन हिफंग के मन में डर और टेंशन है। हिफंग खुद से सोचता है, मुझे सू मिंग को खुश करना ही पड़ेगा, तभी मेरा काम बनेगा। उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है, अब मुझे और चालाक बनना पड़ेगा। अगर वो जान गया कि स्पिरिट बॉडी को रिफाइन करके कोई और भी ताकतवर हो सकता है तो मुझे खतरा है। मुझे अपनी यूजफुलनेस दिखानी पड़ेगी। सू मिंग हवा में आर्क बनाकर हान माउंटेन सिटी की तरफ बढ़ जाता है। उसका पूरा प्लान तैयार है, अब बस फ्रीजिंग स्काई क्लैन में घुसना है। सू मिंग सॉफ्टली सोचता है, हान माउंटेन सिटी में बहुत कम लोग मुझे पहचानते हैं और अगर किसी ने पहचान भी लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हान चंगजी ने कहा था कि इस बार फ्रीजिंग स्काई क्लैन सिर्फ हान फेजी को डिसाइपल बनाएगा, तो मुझे सबको चौंकाना पड़ेगा। सू मिंग का चेहरा शांत है। असली प्लान यही है, ट्रांसेंडेंस दिखाकर सबको इंप्रेस करना। हिफंग की रिस्पेक्टफुल आवाज आती है, मास्टर, मेरे पास एक और केव अबोर्ड है। सू मिंग उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, बस आगे बढ़ता है। हिफंग फिर बोलता है, मास्टर, वो केव अबोर्ड मैं आपको गिफ्ट करता हूं, उसमें बस कुछ स्टोन कॉइन्स हैं। सू मिंग फिर भी इग्नोर करता है और तेज चलता है। हिफंग परेशान होकर बोलता है, मास्टर, एक नहीं 2 केव अबोर्ड हैं, 3, 4, बस 4 ही बचे हैं। अब सू मिंग सॉफ्टली पूछता है, कहां है? हिफंग को राहत मिलती है, जल्दी से लोकेशंस बता देता है। उसके मन में उम्मीद है कि सू मिंग जब कॉइन्स देखेगा तो उसकी वैल्यू समझेगा। हिफंग मन में सोचता है, अब मुझे सू मिंग को दिखाना है कि मैं कितना यूजफुल हूं। सू मिंग हैन माउंटेन सिटी नहीं जाता, बल्कि हिफंग ने जो 4 केव अबोर्ड बताए थे पहले वहीं जाता है।
हर जगह उसे बहुत सारे स्टोन कॉइन्स मिलते हैं, इतने ज्यादा कि उसके पास जितने थे उनसे भी ज्यादा। सुमिंग बिना हिचक सारे कॉइन्स अपने स्टोरेज बैग में डाल लेता है और आगे बढ़ जाता है। हीफंग मन ही मन सोचता है कि सुमिंग उससे कुछ पूछेगा, लेकिन सुमिंग चुपचाप हान माउंटेन सिटी की तरफ बढ़ता रहता है। हीफंग थोड़ा रुकता है, फिर सॉफ्टली पूछता है, मास्टर, हाँ, ये स्टोन कॉइन्स अच्छे नहीं है क्या? सुमिंग शांत होकर जवाब देता है, बुरे नहीं हैं। हीफंग खुश होकर बोलता है, मास्टर, आपको खुश करना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अगर आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ी तो चिंता मत करना, मैं आपके लिए बहुत सारे स्टोन कॉइन्स कमा सकता हूं। सुमिंग बस ठीक है कहता है और आगे बढ़ जाता है। हीफंग थोड़ा उदास हो जाता है, फिर कोशिश करता है इंप्रेस करने की। मास्टर, मैंने ये सारे कॉइन्स कुछ साल में ही कमाए हैं। सच कहूं तो नेगोशिएशन में मैं बहुत अच्छा हूं। मास्टर, आपका तरीका थोड़ा अलग था, मैं बहुत अच्छा बार्गेन कर सकता हूं। सुमिंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे पता था हीफंग कुछ कहना चाहता है, वरना इतना बड़ा गिफ्ट क्यों देता। हीफंग एक्साइटेड होकर बोलता जाता है, मास्टर, मैं सामान खरीदने बेचने में बहुत अच्छा हूं। जो भी आपको चाहिए मुझे बोलिए, मैं सस्ता दिला सकता हूं। हान माउंटेन सिटी में मेरी पहचान मोसू जितनी ही थी। अगर आप मुझे अपने पैसे संभालने दो तो मैं आपको बहुत कमा कर दूंगा। मास्टर, मैं सच में बहुत अच्छा हूं नेगोशिएशन में। हीफंग बार बार बोलता है, मास्टर, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा। मास्टर, सच में मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा। सुमिंग मुस्कुराता है और सोचता है कि शायद यही असली हीफंग है। दिन ऐसे ही बीत जाता है। हीफंग अपनी तारीफ करता रहता है। रात होते होते हान माउंटेन सिटी दिखने लगता है। सुमिंग का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो अपनी ब्लैक मास्क निकालता है और पहन लेता है। अब वो मोसू बन जाता है। हान माउंटेन सिटी की जगह वो ट्रैंक्विल ईस्ट माउंटेन की तरफ जाता है। ट्रैंक्विल ईस्ट माउंटेन पहले जैसा ही है, लेकिन अब सुमिंग को यह पहाड़ अलग लगता है। पहली बार जब आया था तो बहुत नर्वस था, दूसरी बार उतना नहीं, लेकिन अब तीसरी बार उसे लगता है कि वो यहां कॉन्फिडेंटली जा सकता है। सुमिंग कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सीढ़ियों पर चढ़ता है। जैसे ही उसका पैर पड़ता है, पहाड़ हिलता है और एक भारी दबाव उस पर आता है। ये माउंटेन प्रोटेक्शन आर्ट है, आउटसाइडर्स को रोकने के लिए। सुमिंग का चेहरा शांत है। दबाव उसके पास आता है, लेकिन 100 फीट पहले रुक जाता है, जैसे किसी इनविजिबल दीवार से टकरा गया हो। सुमिंग मास्क पहने आगे बढ़ता है। 10 कदम चलते ही पहाड़ से 10 लोग आते हैं। सब रिस्पेक्ट में झुककर बोलते हैं, वेलकम लॉर्ड किंड्रेड मो। सुमिंग सिर हिलाता है और आगे बढ़ता है। फिर और लोग आते हैं। उनके लीडर फंग शेन है, ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब का लीडर। सब रिस्पेक्ट में झुकते हैं। वेलकम लॉर्ड किंड्रेड मो। फंक्शन आगे आता है, हाथ जोड़कर बोलता है, ग्रीटिंग्स सर। सुमिंग कामली कहता है, ट्राइब लीडर, इतना फॉर्मल मत हो, मैं अपना वादा पूरा करने आया हूं, मुझे फैंगमू के पास ले चलो। फंक्शन फिर झुकता है, आंखों में रिस्पेक्ट और शौक है। थैंक यू फॉर योर एड। फंक्शन सॉफ्टली कहता है, सर आप चिंता मत करो, मेरे बेटे की हालत अब भी जैसी है वैसे ही है। पहले ट्रैंक्विल ईस्ट टावर चलिए, एल्डर भी आपको वेलकम करने आ रहे हैं। सुमिंग सॉफ्टली कहता है, इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं। फिर सुमिंग अपनी ब्रांडिंग आर्ट एक्टिवेट करता है। अब उसकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि आधे पहाड़ में किसी को भी इंस्टेंटली ढूंढ सकता है। सुमिंग एक कदम में हवा में आर्क बनाता है और सीधा फंगमू के घर पहुंच जाता है। फंक्शन भी जल्दी जल्दी उसके पीछे आता है। फंगमू के घर में हनचंगजी बैठी है, थोड़ी उदास लग रही है। जैसे ही सुमिंग आता है वो चौंक कर सिर उठाती है। ग्रीटिंग्स ब्रदर मो, हनचंगजी सॉफ्टली बोलती है, आवाज में खुशी की हल्की झलक है। सुमिंग सॉफ्टली पूछता है, फंगमू कैसा है? हनचंगजी सॉफ्टली जवाब देती है, अच्छा नहीं है। सीमा सिन ने मूयर के शरीर में बर्सर्कर सीड पहले ही एक्टिवेट कर दी थी, इसलिए उसके जाने के बाद भी मूयर बेहोश ही रहा। उसकी लाइफ फोर्स रुक गई है। सुमिंग थोड़ी देर चुप रहता है, फिर सॉफ्टली कहता है, इसमें मेरी भी गलती है। फंक्शन पीछे से सॉफ्टली कहता है, सर आपको खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं, यह कभी ना कभी होना ही था। सच कहूं तो मुझे पता था कि मूयर को चोट नहीं लगी, बल्कि सीमा सिन ने उसके अंदर सीड डाली थी, लेकिन मैंने सबको दिखाया कि मुझे कुछ पता नहीं। उम्मीद करता हूं आप मुझे माफ कर दोगे। फंक्शन लंबी साई करता है और फिर झुक जाता है। सुमिंग फंक्शन को देखता भी नहीं, सीधे हानचंगजी के पीछे वाले कमरे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है, ठंडी हवा और बर्फ का झोंका आता है। पूरा कमरा आइस से भरा है। अंदर एक लड़का फंगमू पत्थर के बिस्तर पर लेटा है। उसका चेहरा काला नीला है, शरीर पर बर्फ जमी है, जैसे कोई फ्रोजन कॉप्स हो। सुमिंग थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कमरे में जाता है। उसके शरीर में नीली बिजली दौड़ती है। जैसे ही वो आइस के पास जाता है, आइस टूटने लगती है। सुमिंग फंगमू के पास पहुंचता है। उसके चारों तरफ बिजली की चमक है।
वो अपना दायां हाथ उठाता है, बिजली इकट्ठी करता है और फांगमू के माथे पर लगाने ही वाला होता है। तभी बाहर से एक बूढ़ी आवाज आती है, सर रुकिए। एक बूढ़ा आदमी आर्क बनाकर आता है, ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब का एल्डर। वो जल्दी जल्दी चलता है, फैंक्शन को पार करता है, लेकिन जैसे ही सूमिंग की कोड नजर उस पर पड़ती है, वो डर जाता है, रुक जाता है और बाहर ही झुककर बोलता है, ग्रीटिंग सर। सर, ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब ने कभी आपका बुरा नहीं किया, कृपया हमें माफ कर दीजिए। एल्डर के चेहरे पर दुख है, वो झुका ही रहता है। सूमिंग सॉफ्टली पूछता है, ये सब कहने का मतलब? एल्डर सॉफ्टली जवाब देता है, सर, अगर आपने इस बच्चे को बचाया तो हमारी ट्राइब सर सीमा को नाराज कर देगी और उनकी नाराजगी हम सह नहीं पाएंगे। फंगमू अच्छा बच्चा है, उसकी गलती बस ये है कि वो ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब में पैदा हुआ। सूमिंग थोड़ी देर चुप रहता है, फिर फेंगमू की तरफ देखता है, लेकिन बात फैंक्शन से करता है, फेंगमू तुम्हारा बेटा है, फैसला तुम करो, यू चूज। फैंक्शन कांप जाता है, उसके मन की लड़ाई और भी फैंक्शन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो कांपता है, बोलना चाहता है पर बोल नहीं पाता। उसका दिल बहुत दर्द करता है। वो फैंगमू को देखता है जो बिस्तर पर लेटा है और उसके मन की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच जाती है। हन चंगजी सॉफ्टली फैंक्शन को देखती है और कहती है, भाई। लेकिन वो बस इतना ही बोल पाती है, क्योंकि अब वो ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब की नहीं, फ्रीजिंग स्काई क्लैन की डिसाइपल है। वो फैंक्शन की जगह ये फैसला नहीं ले सकती। एल्डर काल्मली कहता है, फैंक्शन, तुम ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब के लीडर हो, पूरी ट्राइब की किस्मत तुम्हारे कंधों पर है। फंक्शन सॉफ्टली बोलता है, यह दिन तो आना ही था। वो अपने बेटे को देखता है और उसकी आंखों में जो संघर्ष था वो अब एक फैसले में बदल जाता है। फंक्शन सॉफ्टली बुदबुदाता है, हर किसी को एक दिन मरना है। वो मेरा बेटा है, उसे मेरा बेटा नहीं होना चाहिए था। सूमिंग चुपचाप फेंगमू को देखता है, उसका चेहरा काला नीला है और सूमिंग को लगता है जैसे वो दर्द महसूस कर सकता है। शायद फेंगमू का दर्द सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि दिल का भी है, अगर वो आसपास की बातें सुन पा रहा हो। सूमिंग सॉफ्टली कहता है, उसमें अभी थोड़ी चेतना बाकी है, वो तुम्हारा फैसला सुन सकता है। सूमिंग ने अभी अभी फेंगमू की आंख के कोने से एक आंसू गिरते देखा था, जो गिरने से पहले ही बर्फ का टुकड़ा बन गया। फंक्शन और भी ज्यादा कांपता है, लड़खड़ाते हुए कमरे में आता है। ठंडी हवा उसे घेर लेती है। वो बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ जाता है, अपने बेटे के चेहरे को छूता है, आंसू गिरते हैं। फंक्शन सॉफ्टली रोता है, मूएर, माफ कर देना। मैं पहले ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब का लीडर हूं, फिर तुम्हारा पिता। इसलिए इतने सालों तक जब मुझे तुम्हारी चोट की असली वजह पता थी, तब भी मैंने अनजान बनने का नाटक किया। जब भी मैंने तुम्हें खुद को साबित करने की कोशिश करते देखा, मेरा दिल बहुत दुखता था। एल्डर सॉफ्टली साई करता है, फंक्शन, हमें बच्चे को मरने देना चाहिए। हम उसे बचा नहीं सकते और बचाना भी नहीं चाहिए। फंक्शन सॉफ्टली हंसता है, लेकिन उसकी हंसी में सिर्फ दुख है। मैं उसे बचा नहीं सकता। हां, मैं ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब का हूं। ट्राइब लीडर होने की वजह से ही मुझे यह सब छुपाना पड़ा। सर मो, फेंगमू को बचाने का कितना चांस है? फैंक्शन की आंखों में लालिमा है। वो सूमिंग की तरफ देखता है। सूमिंग सॉफ्टली जवाब देता है, मुझे जरा भी भरोसा नहीं, 10 में एक बार भी नहीं। लेकिन अगर मैंने कोशिश की तो चाहे मैं कामयाब हूं या नहीं, सी मा सिन को पता चल जाएगा। इसलिए सोच लो। सूमिंग अब फैंक्शन को नहीं देखता, बस फेंगमू को देखता है और मन में सोचता है, फेंगमू, माफ करना, मैंने तुम्हारे पिता को सच नहीं बताया। मैं देखना चाहता हूं वो क्या फैसला करेगा। फैंक्शन का चेहरा सफेद है। वो सिर झुका लेता है, अपने बेटे को खाली आंखों से देखता है। एल्डर सख्ती से कहता है, फंक्शन, सर मो ने साफ कह दिया, फेंगमू को बचाने का कोई चांस नहीं, फैसला हो चुका है। हनसंगजी बाहर दीवार से टिककर खड़ी है। उसका चेहरा भी सफेद है, आंखों में गहरा दुख है। फंक्शन बहुत देर तक चुप रहता है, फिर धीरे धीरे उठता है, आंखें बंद कर लेता है, जैसे अपने बेटे को देखना ही छोड़ देता है। वो कांपता हुआ कमरे से बाहर जाने लगता है। जैसे ही वो मुड़ता है, उसे नहीं दिखता कि फेंगमू की आंख के नीचे बर्फ के टुकड़े और भी बढ़ गए हैं। फंक्शन एकदम बूढ़ा सा लगने लगता है। वो एक कदम आगे बढ़ाता है। जैसे ही उसका पैर पड़ता है, उसे लगता है कि उसका दिल टूट गया। उसकी आंखों के सामने उसे अपना बेटा याद आता है, जो कभी उसकी गर्दन पर बैठकर हंसता था। पापा, पापा। फंक्शन का दूसरा कदम पड़ते ही उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। फिर वो लंबी साई करता है और रुक जाता है। फंक्शन सॉफ्टली बुदबुदाता है, एल्डर। एल्डर चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में भी सख्ती आ जाती है। फंक्शन जोर से बोलता है, मैं 19 साल से ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब का लीडर हूं, लेकिन अब मैं सिर्फ एक पिता बनूंगा। मैं फंक्शन ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब छोड़ रहा हूं, ट्राइब लीडर की पोस्ट छोड़ रहा हूं। अब मेरा ट्राइब से कोई लेना देना नहीं। अगर म्यूअर बच गया तो मैं उसे लेकर चला जाऊंगा।
अगर वो मर गया तो मैं खुद एल्डर को गुस्से से लूंगा। बोलता है, तुम ये क्या कह रहे हो? सर मो को भी भरोसा नहीं कि वो तुम्हारे बेटे को बचा पाएगा। ऐसे बच्चे के लिए सब कुछ छोड़ रहे हो। फैंक्शन एल्डर की आंखों में देखता है और जोर से कहता है, मैं उसका पिता हूं। सुमिंग के कानों में ये शब्द पड़ते हैं तो उसका शरीर कांप जाता है। वो फैंक्शन को देखता है, फिर फैंगमू को, और सॉफ्टली साई करता है। सुमिंग अचानक अपना दायां हाथ उठाता है और फैंक्शन की तरफ लहराता है। अचानक बिजली फैंक्शन के चारों तरफ घूम जाती है। वो खून थूकता है और घर से बाहर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। फिर सुमिंग के शरीर से बेल की आवाज आती है जो सिर्फ घर के अंदर ही गूंजती है। एल्डर ये सुनते ही कांपता है, कई कदम पीछे हट जाता है, खून थूकता है और गिर जाता है। सुमिंग सॉफ्टली सोचता है, जब मैं पहली बार साउथ मॉर्निंग लैंड आया था, तुमसे मिला था, ये किस्मत है। अब मैं सिमाशिन का सामना करूंगा। तुम्हारा बेटा बहुत लकी है। सुमिंग अपना दायां हाथ फंगमू के माथे पर लगाता है। जैसे ही हाथ लगता है, फंगमू का शरीर कांपता है। उसके ऊपर की बर्फ बिजली से टूट जाती है, लेकिन जैसे ही बर्फ टूटती है, फंगमू के शरीर से फिर से ठंडी हवा निकलने लगती है, जैसे वो फिर से बर्फ बन जाएगा। उसकी लाइफ फोर्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। सुमिंग की आंखों में चमक आ जाती है। वो फिर से दायां हाथ उठाता है, बिजली चमकती है और उसके हाथ में एक सफेद मेडिसिनल पिल आ जाती है, बिल्कुल बच्चे की मुट्ठी जितनी बड़ी। जैसे ही पिल आती है, वो सारा ठंडा धुआं अपनी तरफ खींचने लगती है, जैसे वो सब कुछ सोख ले रही हो। फंगमू के चेहरे पर एक पर्पल स्नो फ्लावर दिखती है जो उसके शरीर के अंदर छुपी थी, अब बाहर आ जाती है। फंगमू का शरीर कांपता है, स्नो फ्लावर भी पिल में खिंच जाती है। पिल का रंग पर्पल हो जाता है, उसमें से ठंडी हवा निकलती है, फिर वो पिल सुमिंग के हाथ में आ जाती है। सुमिंग सॉफ्टली कहता है, मैं तुम्हें बचा सकता हूं, लेकिन जो लाइफ फोर्स तुमने खो दी वो वापस नहीं ला सकता। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं, अपना ख्याल रखना। सुमिंग पिल को रख लेता है, फंगमू की तरफ देखता है। अब उसके चेहरे पर न काला नीला रंग है न बर्फ। फंगमू मुश्किल से आंखें खोलता है। सुमिंग बिना कुछ कहे पीछे मुड़कर चला जाता है। फंगमू सॉफ्टली बोलता है, सीनियर। वो बस सुमिंग की पीठ देखता है, उसे उसमें अकेलापन और वीरानी दिखती है। हनचंगजी बाहर सिर झुका लेती है। एल्डर जमीन पर आंखें खोलता है, उसकी आंखों में रिस्पेक्ट और कॉन्फ्लिक्ट है। फिर वो आंखें बंद कर लेता है। फंक्शन भी आंखें खोलता है, कांपता है, उसकी आंखों में ग्रेटिट्यूड और शर्म है। वो बेहोश नहीं था। ट्रैंक्विल ईस्ट माउंटेन के नीचे सुमिंग हान माउंटेन सिटी की तरफ चल देता है। उसके बाल हवा में उड़ते हैं, वो अंधेरे में खो जाता है। हीफंग सॉफ्टली बोलता है, मास्टर, लगता है आपको ट्रिक किया गया। सुमिंग सॉफ्टली जवाब देता है, मुझे पता है। हीफंग हैरान होकर पूछता है, फिर आपने उसे अभी क्यों बचाया? सुमिंग आसमान की अनजान तारों को देखता है और चुप रहता है। दोस्तों, मुझे आप सभी की हेल्प की जरूरत है। मेरे अलावा जिन जिन चैनल पर भी आप अभी दूसरी नोबेल एक्सप्लेनेशन को सुन रहे हैं, तो उस चैनल में जब भी कोई नई वीडियो आए तो कमेंट में मेरे चैनल के बारे में बताओ, या ये बताओ कि मैं परसूट ऑफ द ट्रूथ नॉवल को एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे अगर कोई दूसरा इंटरेस्टेड होगा तो हमारे चैनल में आएगा, जिससे हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी और हमारा चैनल ग्रो करेगा, जिससे मुझे भी वीडियो डालने का मोटिवेशन मिलेगा। और हाँ, अब ये पार्ट यही खत्म करते हैं। आगे की स्टोरी आने वाले नेक्स्ट पार्ट में पता चल रही होगी। साथ ही अगर आप में से कोई पहली बार हमारे चैनल पर आया है तो मैं केवल यही बोलूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे मुझे भी खुशी होगी। और अगर आप चाहे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।